मैं डॉक्टर रिका जोशी नितिन संस्कृत क्लासेस में आपका अभिनंदन करती हूँ। व्याकरण के सीरियल में हम लोग समास पढ़ रहे थे। समास में हमने केवल समास पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। तो फिर चले, आपने केवल समास कर लिया ना, मैंने अच्छी तरह एक बार देख लिया। अब आज हम अव्ययीभाव करेंगे, तो आप शुरू करते हैं अपना अध्याय। ठीक है, चलिए। यह अतः अव्ययीभाव समास है। अव्ययीभाव समास दूसरा नंबर है इसमें। तो ये कहता है अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? एडवाइडेड बाय कंपाउंड। ठीक है, मतलब जो कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है, अच्छा, अब उसमें क्या होता है? अव्ययीभाव समास में होता है एक होता है पूर्व पद और एक उत्तर पद। हर समास में यही तो होता है, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद। इसमें पूर्व पद प्रधान होता है और वो अव्यय होता है। अव्यय का आप समझ गए थे ना, अव्यय जिसमें कोई विभक्ति नहीं लगती, एज इट इज रहता है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा। और उत्तर पद जो होता है उसमें होती है संज्ञा, किसी का भी नाम या कुछ भी मतलब हो, वो संज्ञा सब। अब फिर इन दोनों को मिला के जो समस्त पद बनता है, एक तो पूर्व पद और उत्तर पद मिला के समस्त पद जो बनता है वो हमेशा अव्ययी बनेगा और नपुंसकलिंग एक वचन जैसा ही बनेगा प्राय। ठीक है ना। अब समस्त पद जो चीज़ है वो समस्त पद पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाने से जो समस्त पद बनता है उसके बनाने के भी कुछ नियम है। पहला तो यह है, संज्ञा शब्द के अंतिम दीर्घ स्वर को रस्व हो जाता है। कैसे? जैसे गोपा तस्मिन, गोपा पाका ए हो गया। ठीक है, रस हो गया ना, ये दीर्घ था, इसको रस हो गया, बनेगा अधिगोपम। ठीक। दूसरा होता है नकारांत शब्द के न का लोप। नकारांत जैसे राजन शब्द है, राजन शब्द में न का लोप कर देगा। जैसे कहेगा राज्ञ समीपम उपराजम। ठीक है। तो तीसरा नियम क्या है? कुछ जो हलन शब्द होते हैं उनके अंतिम व्यंजन में ए विकल्प से जोड़ दिया जाता है। विकल्प से मतलब ये होता है वैसा रूप भी बनेगा और वैसा रूप भी बनेगा, दोनों तरह के भी बनेंगे। जैसे चर्मण समीपम उपचर्म, उपचर्म भी बनेगा और उपचर्मम भी बनेगा। ये विकल्प का मतलब दोनों रूप बनेंगे। ठीक है। अब महर्षि पाणिनि के अनुसार ये जो समास होता है वो 16 अर्थों में होता है। 16 अर्थ कौन कौन से होते हैं देखिए। अब ये अव्ययम, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्या, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव, पश्चात, यथा, अनुपूर्व, योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत। ये 16 जो इसकी कंडीशन है, इन कंडीशन में अव्ययीभाव समास होता है। विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्या, असंप्रति, शब्द की अभिव्यक्ति, पश्चात, यथा, अनुक्रम। अनुक्रम तो जानते हैं, क्रमशः जो चीज कहते हैं। योगपद्य, सादृश्य, संपत्ति, साकल्य और अंत। इसमें ये कंडीशन बताई इसमें इन्होंने सबसे पहले जो बताई है वो बताई विभक्ति। विभक्ति शब्द बताया। तो विभक्ति से कैसे होता है? जैसे हम विभक्ति से होगा, जैसे अधिहरि, अधिहरि शब्द है, अधिहव्य शब्द है और हरि संज्ञा शब्द है। तो एक दो तरह की विग्रह आपको बताए थे ना, एक लौकिक और एक अलौकिक। तो लौकिक विग्रह तो होगा हरऊ कर दिया, सब तो लगा दिया हरि में, बस हरऊ थी। और अलौकिक करेंगे तो कैसे करेंगे इसको? हरि नी अधि, इस तरह से करेंगे। फिर वही इस जैसे अधि और हरि है, इसमें इसकी अधि जो प्रथमा होता है, ये प्रथमा जो निर्दिष्ट होता है उसकी उपसर्जन संज्ञा होती है। उपसर्जन संज्ञा करते हैं, उसमें हमेशा प्रथमा में जो उपसर्जन हुआ है ना उसकी उपसर्जन संज्ञा करेंगे और उसे पूर्व में रखेंगे। जैसे हरि और अधि था तो इसको अधि आगे आ जाएगा, अधि हरि शब्द बनेगा। तो ठीक है, उपसर्जन संज्ञा, फिर उपसर्जन संज्ञा को पूर्व में, फिर उसका पूर्व प्रयोग करेंगे। फिर जैसे कैसे करेंगे? अधि हरि नी, फिर विभक्ति का लोप होकर वही अधि हरि शब्द बनेगा, अधि हरि शब्द बन गया। ठीक है, ये हुआ इसका विभक्ति के अनुसार अव्ययीभाव समास। आज के लिए इतना काफी। फिर आप लोग इसको लर्न कीजिए, फिर आगे अगले उसमें हम पढ़ेंगे समीप अर्थ में, वृद्धि अर्थ में। आज के लिए इतना काफी। नमस्कार।